Hello students, welcome all of you. In this video, I Abhay Kumar going to discuss a very important topic which is second law of thermodynamics and its importance for BSc Part 1 Physics Honors Physics Subsidiary and BSc Part 1 Physics General courses for all universities. यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसे बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स कोर्सेस, बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स सब्सिडियरी कोर्सेस तथा बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स जनरल कोर्सेस के फिजिक्स के यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के फिजिक्स पेपर्स में पूछा जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस और explain second law of thermodynamics. First of all, we have to discuss second law of the thermodynamics. अब second law of thermodynamics आया क्यों? तो second law of thermodynamics की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि first law of thermodynamics केवल heat energy, heat supply to a system तथा वर्क डन बाय द सिस्टम एंड ऑल्सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो केवल अमाउंट ऑफ हीट और वर्क डन के बीच में रिलेशन या अमाउंट ऑफ हीट, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी तथा वर्क डन बाय द सिस्टम के बीच रिलेशन केवल ऑब्टेन कर पाते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हेल्प से। लेकिन हीट ट्रांसफ़र का डायरेक्शन और अंडर विच कंडीशन अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। माने उस कंडीशन का जिसमें हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ऑब्टेन होता है। तो इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत पड़ी और साथ ही हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर का वर्किंग को भी एक्सप्लेन करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत पड़ी। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो और इट गिव्स द conditions under which heat can be converted into work. There are various forms of second law of thermodynamics. There are various statements. बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उनमें से दो स्टेटमेंट प्रमुख हैं। There are two important statements by which second law of thermodynamics is usually expressed. First statement is Clausius statement and second statement is Kelvin's statement or Kelvin-Planck's statement. So two important statements of second law of thermodynamics are number one, Clausius statement. This statement was given by the scientist Clausius. According to Clausius' statement, it is impossible to make flow of heat from a colder body to a hotter body without doing some external work on the working substance.
with the help of an external energy source. किसी भी कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट का फ्लो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि वर्किंग सब्सटेंस, सपोज किया जाए गैस, आइडियल हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? गैस होता है। तो जब तक कि वर्किंग सब्सटेंस पर बिना किसी बाहरी एड के, मतलब बिना किसी बाहरी एनर्जी सोर्स के वर्किंग सब्सटेंस पर वर्क डन नहीं किया जाता, तब तक हीट का फ्लो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में होना पॉसिबल नहीं है, और इसे क्लॉसियस स्टेटमेंट कहा जाता है। राइट डाउन दिस स्टेटमेंट, दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। It is impossible or it is not possible, it is not possible to make flow of heat from a colder body. Colder body means the body at low temperature, colder body ठंडी वस्तु, to a hotter body, that is the body at higher temperature is called hotter body, गर्म वस्तु, to a hotter body without doing work on a working substance, on the working substance with the help of external energy source, without doing work on the working substance with the help of an external energy source, with the help of an external aid or external energies, with the help of और बाई एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। उस एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के द्वारा अगर वर्क डन वर्किंग सब्सटेंस पर किया जाता है तो वैसी स्थिति में हीट का फ्लो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हो सकता है, अदरवाइज कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट का फ्लो पॉसिबल नहीं है बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी बाहरी एनर्जी सोर्स के। दिस इज क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विद द हेल्प ऑफ an external energy source, external energy source। तो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के द्वारा वर्किंग सब्सटेंस, इंजन के वर्किंग सब्सटेंस पर वर्क डन होना जरूरी है, और वैसी स्थिति में हीट का फ्लो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में होगा, अदरवाइज हीट का फ्लो कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में पॉसिबल नहीं है बिना किसी एक्सटर्नल एड के। दिस इज क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स on this statement, that is Clausius statement of second law of thermodynamics. Write down refrigerators or ice plants, refrigerators or ice plants work on the basis of this form, that is Clausius statement of second law of thermodynamics. Clausius statement of second law of thermodynamics. Now, second law of thermodynamics can also be expressed in the form of another statement which is called Kelvin's statement or Kelvin-Planck's statement. So, second statement is Kelvin statement और Kelvin-Planck's statement, Kelvin-Planck
statement. Kelvin statement for second law of thermodynamics is, it is impossible to derive continuous supply of work by cooling a body to a temperature lower than that of the coldest, that is the lower than that of the coldest of its surroundings. इसका अर्थ हुआ कि किसी भी बॉडी से या किसी भी मशीन से या किसी इंजन से कंटिन्यूअस सप्लाई वर्क का नहीं लिया जा सकता है जब उसे उस बॉडी के, उस वस्तु के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर तक ठंडा किया जाए, ठंडा कर, माने किसी भी बॉडी को उसके सराउंडिंग से भी कम टेम्परेचर तक ठंडा करके लगातार कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है. And this statement is called Kelvin's statement. So write down Kelvin's statement. It is impossible to derive continuous work from a body by cooling it to a temperature lower than that of the coldest of its surroundings. सराउंडिंग्स के जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर तक उस बॉडी को कूल कर, ठंडा कर, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क ऑब्टेन नहीं किया जा सकता. सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिराइव कंटिन्यूअस वर्क फ्रॉम ए बॉडी बाय कूलिंग इट टू ए टेम्परेचर लोअर than that of its coldest, lower than that of the coldest of its surroundings. And this is Kelvin statement. Kelvin statement से यह इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होता है कि किसी भी इंजन से कंटिन्यूअस वर्क का सप्लाई, माने किसी भी इंजन से कंटिन्यूअस वर्क ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, कंटिन्यूअस वर्क नहीं कराया जा सकता है जब तक कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस ए कोल्डर बॉडी से सिंक को रिजेक्ट ना कर दे. मतलब हीट इंजन के द्वारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क के लिए हीट सोर्स के अलावा एक कोल्डर बॉडी का भी होना जरूरी है जिसे सिंक कहा जाता है. So finally we can express Kelvin-Planck statement as it is impossible to construct a device which operating in a cycle will take heat from a body
and convert it completely into work without rejecting some part to the sink. So this is the Kelvin-Planck's statement of second law of thermodynamics. I am repeating again. It is impossible to construct a device or engine which, operating in a cycle, will take heat from a body and convert it completely into work. It is impossible without reacting some part of heat to the working to a colder body which is called sink. माने ऐसा किसी भी इंजन को कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है जिसमें वर्किंग सब्सटेंस हीट सोर्स से हीट ले, हीट को एब्जॉर्ब करे वर्किंग सब्सटेंस किसी हॉटर बॉडी से एट हाई टेम्परेचर से इट इज T1 केल्विन, और बिना उस हीट का कुछ पार्ट सिंक कोल्डर बॉडी को रिजेक्ट किए टोटल वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। वैसा इंजन कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। एंड दिस इज द Kelvin-Planck's statement of second law of thermodynamics. Now heat engines works on the principle of works on this Kelvin-Planck statement, that is this form of second law of thermodynamics, which is expressed by Kelvin-Planck's statement. So heat engines works on Kelvin-Planck's statement, that is the another form of second law of thermodynamics. So write down heat engines works on this statement, that is this statement of second law of thermodynamics, that is this statement, that is Kelvin-Planck's second law of thermodynamics. Kelvin-Planck's second law of thermodynamics. From Kelvin-Planck's statement of second law of thermodynamics, we also obtain an important result, which is the efficiency of a heat engine cannot be 1 or 100%. किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी दक्षता 1 मीन्स 100% नहीं हो सकती है। तो Kelvin-Planck स्टेटमेंट का मतलब Kelvin-Planck स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से यह इंपॉर्टेंट रिजल्ट इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन करते हैं, या Kelvin-Planck स्टेटमेंट को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस ढंग से। Kelvin-Planck's statement, that is of second law of thermodynamics, can also be expressed as the efficiency of a heat engine can not be 1, that is 100%. क्योंकि कोई भी ऐसा इंजन नहीं होगा जो जिसका वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करेगा हीट सोर्स से एट हायर टेम्परेचर और टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो इसका मतलब है कि किसी भी इंजन की इफिशियंसी 100% या 1 नहीं हो सकती है। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ Kelvin-Planck स्टेटमेंट, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज द इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन कैन नॉट बी 1 और 100%. यू कैन राइट डाउन इट। तो इस ढंग से Kelvin-Planck स्टेटमेंट को हम 2-3 ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 or more ways. Kelvin-Planck statement of second law of thermodynamics can be expressed as more than one form, जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया। केवल कार्नोट इंजन जो कि रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी इफिशियंसी है, जो कि इमेजिनरी इंजन भी है। कार्नोट हीट इंजन कैन नॉट बी रियलाइज्ड
इन एक्चुअल प्रैक्टिस। सो कार्नोट हीट इंजन ही एक ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 1 या 100% हो सकती है। अदर किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि टोटल हीट किसी हीट इंजन का हीट सोर्स एब्जॉर्ब करेगा हीट सोर्स से, तो उस टोटल अमाउंट ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ वर्क, सम अमाउंट ऑफ वर्क मस्ट बी रिजेक्टेड टू द सिंक विच इज ए कोल्डर बॉडी। सो देयरफॉर द efficiency of a heat engine cannot be 1 or 100%. This is another form of Kelvin-Planck's statement, that is second law of thermodynamics. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, क्लासियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को डिस्कस करने के बाद अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics. First law of thermodynamics only relates the amount of heat, increase in amount of heat supplied to a system, increase in internal energy of the system, and work done by the system. That is the first law of thermodynamics. Does not give the information about the direction of heat flow. That is first law of thermodynamics. From first law of thermodynamics, we cannot obtain any information about the direction of heat flow. So second law of thermodynamics. What second law of thermodynamics gives the information about the direction of heat flow, which is from the Kelvin statement. In Kelvin statement, there is indication of direction of heat flow, that is heat cannot be transferred from a body that means cold body to a hot body without any external aid or without any external एनर्जी सोर्स। तो क्लासियस स्टेटमेंट के द्वारा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के क्लासियस स्टेटमेंट के द्वारा हीट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होता है। तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के द्वारा कोई आइडिया नहीं ऑब्टेन होने के कारण ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया। And second law of thermodynamics plays an important role for practical devices, heat engines and refrigerators. Refrigerators works on the classious statement of second law of thermodynamics, while heat engines works on the Kelvin-Planck statement of second law of thermodynamics. So second law of thermodynamics plays an important role for practical devices, heat engine and refrigerators. Write down second law of thermodynamics. That is both forms of second law of thermodynamics, Clausius statement and Kelvin statement. Second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics plays, and that is both forms, Clausius statement and Kelvin-Planck statement, plays
an important role for practical devices, for the practical devices, refrigerators and heat engines. So working of refrigerators and heat engines are based on Clausius statement and Kelvin's statement, Planck statements of सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्लासियस स्टेटमेंट पर बेस्ड है रेफ्रिजरेटर और आइस प्लांट्स की वर्किंग, एंड हीट इंजन्स की वर्किंग केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, दैट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड है. और इसके अलावा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑल्सो गिव्स द कंडीशंस under which heat can be converted into work. So second law of thermodynamics, that is, it gives the conditions under which heat is converted into work, जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया क्लासियस स्टेटमेंट में एंड केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में. सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द कंडीशंस अंडर विच हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, एंड डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो ऑल्सो, एंड द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो and the direction of heat flow also. This is the importance of second law of thermodynamics. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के इम्पोर्टेंस को डिस्कस करने के साथ ही यह वीडियो समाप्त होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी डिस्कस करेंगे, जिसे बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स के सिलेबस में पढ़ना है. बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंक्लूडेड है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे फिजिक्स के पेपर्स में बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स, फिजिक्स सब्सिडियरी तथा फिजिक्स बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स जनरल, तो तीनों कोर्सेस में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में चूँकि इंक्लूडेड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो यह बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स सब्सिडियरी तथा बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स जनरल, तीनों के पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर्स में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस में इसे पूछा जाता है. तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो यह सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो हम लोग फिर जल्द मिलेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ. थैंक यू वेरी मच.